Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is angiogenesis and metastasis. Okay, so ये कैंसर बायोलॉजी के ही अंदर हम एंजियोजेनेसिस एंड मेटास्टेसिस पढ़ेंगे और ये टॉपिक मैंने लिया है यूनिट नंबर 4 सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग से। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं बार के एग्ज़ाम के लिए, CSIR नेट, गेट, ICMR, DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc और BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा। सो आज हम काफ़ी इजी तरीके से हम एंजियोजेनेसिस एंड मेटास्टेसिस पढ़ेंगे, ठीक है, और उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए यानी CSIR तक के लेवल में जितना पूछा जाता है, ठीक है। और वीडियो में चलने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स प्रोसीड। सो एंजियोजेनेसिस हम अपनी लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे जब हम पढ़ रहे थे कि कैंसर के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, उसमें से हमने एक एंजियोजेनेसिस भी पढ़ी थी, ठीक है। सो एंजियोजेनेसिस बेसिकली होती क्या है, जब कैंसर सेल क्या सिक्रीट करते हैं, ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करते हैं ताकि वो नए ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन कर सके। सो उस नए ब्लड वेसल के फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते थे, एंजियोजेनेसिस, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स इज नोन एज एंजियोजेनेसिस। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हमने जो नहीं पढ़ा वो डिटेल में हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। सो इन द अब्सेंस ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है, ट्यूमर कैन ग्रो इनटू अ मास ऑफ अबाउट 10⁶ सेल्स, ओके, रफली अ स्फेयर ऑफ 2 मिलीमीटर, ओके, बहुत छोटा, जिस स्फेयर का डायमीटर 2 मिलीमीटर होगा उसके बराबर ही वो ग्रो कर सकते हैं सेल्स, ट्यूमर सेल, यानी 10⁶ ही ग्रो कर सकते हैं विदाउट ब्लड सप्लाई, ठीक है। एक बार इनकी पॉपुलेशन 10⁶ से ज़्यादा होने लग जाए, इससे बढ़ने लग जाए, तो फिर ये क्या करने लग जाएंगे, फिर एंजियोजेनेसिस शो करने लग जाएंगे, यानी ये ब्लड वेसल्स, न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मैनी ट्यूमर सेल्स प्रोड्यूस ग्रोथ फैक्टर दैट स्टिमुलेट एंजियोजेनेसिस, ठीक है। बहुत सारे ट्यूमर सेल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, ट्यूमर सेल्स कुछ ऐसे होते हैं जो खुद ही जो है वो ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, ग्रोथ फैक्टर का प्रोड्यूस करते हैं जो कि क्या कराता है, एंजियोजेनेसिस कराता है, ठीक है, यानी खुद ही ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करेंगे और खुद ही एंजियोजेनेसिस करवाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं अदर्स ट्यूमर समहाउ इंड्यूसिंग सराउंडिंग नॉर्मल सेल टू सिंथेसाइज एंड सिक्रीट सच फैक्टर। लेकिन कुछ ट्यूमर सेल्स ऐसे होंगे कि जो अपने आप के जो नॉर्मल सेल हैं, ठीक है, ट्यूमर सेल के सराउंडिंग जो नॉर्मल सेल्स हैं, जैसे ये नॉर्मल सेल है, ठीक है, इसके चारों तरफ ये नॉर्मल सेल्स हैं, इनसे जाके बोलेगा कि तुम जाके ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करो ताकि एंजियोजेनेसिस हो सके, ठीक है। तो ये ट्यूमर सेल्स जो है डायरेक्टली भी एंजियोजेनेसिस यानी डायरेक्टली वो एंजियोजेनेसिस वाले ग्रोथ फैक्टर भी प्रोड्यूस कर सकता है और अपने सराउंडिंग के सेल्स को बोल के उनसे भी प्रोड्यूस करवा सकता है, ठीक है। सो दोनों तरीके से जो है ये ग्रोथ फैक्टर जो है ये फैक्टर सिक्रीट होते हैं, ठीक है। अब ये फैक्टर होते क्या हैं, ये फैक्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनमें से जो पहला फैक्टर है वो क्या है, बेसिक फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर यानी बीटा FGF, ठीक है। ये पहला ग्रोथ फैक्टर है। ये ग्रोथ फैक्टर क्या करेगा, एंजियोजेनेसिस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। या तो ये ग्रोथ फैक्टर डायरेक्टली ट्यूमर सेल सिक्रीट करेंगे या नॉर्मल सेल से ये सिक्रीट करवाएगा ट्यूमर सेल की तुम जाके ये फैक्टर सिक्रीट करो, ठीक है। सो सबसे पहला हो गया बेसिक फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जिसे हम बीटा FGF बोलते हैं। देन दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा यानी TGF अल्फा। एंड थर्ड है वस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर VEGF, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कितनी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट है। विच सिक्रेटेड बाय मैनी ट्यूमर्स ऑल हैव एंजियोजेनिक प्रॉपर्टी, ठीक है, ये ट्यूमर सेल सिक्रीट करते हैं और इनमें क्या प्रॉपर्टी होती है, एंजियोजेनिक प्रॉपर्टी यानी न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी इन तीनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। New blood vessels allow the tumor to increase in size and thus increase the probability that additional harmful mutation will occur, ठीक है। सो जो नए ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ट्यूमर सेल्स का फिर ट्यूमर सेल अगर नया ब्लड वेसल्स फिर से इंक्रीज़ होगा, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ही बताया था, ठीक है, एंजियोजेनेसिस को। सो एक और बार बता देती हूँ, जैसे ये नॉर्मल हमारी सेल्स हैं, ठीक है, ये हमारी सेल्स हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे ग्रो होती थी पहले, ठीक है, बस इतनी लेयर इनकी ग्रो होती थी जो नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है, ये नॉर्मल सेल्स हो गई। लेकिन जो ट्यूमर सेल्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से ग्रो होती है, ये ट्यूमर सेल्स हो गई जो रेड कलर से शो कर रही हूँ मैं, ठीक है।
ये कुछ इस तरीके से अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगी, ठीक है। अब नॉर्मल सेल के लिए तो क्या था कि ब्लड वेसल्स कैसे जाती थी, ब्लड वेसल्स यहाँ से जाती थी और इनको थोड़ा थोड़ा ब्लड देते हुए जाती थी, ठीक है। लेकिन अब इनको ब्लड कौन देगा, जो ये ट्यूमर सेल्स हैं इनको ब्लड कौन देगा, तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, ये ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी यहाँ तक, ठीक है। सो इस फॉर्मेशन के लिए ही क्या क्या किया जाता है, ये फैक्टर सिक्रीट करता है, या तो ये खुद करेगा ये फैक्टर सिक्रीट, जो ये 3 फैक्टर मैंने आपको बताए, या ये नॉर्मल सेल से करवाएगा कि तुम ये फैक्टर सिक्रीट करो, और फिर ब्लड वेसल्स जो है हमारी पूरी यहाँ से जो है मूव करके इनमें यहाँ से ट्यूमर सेल्स तक को पूरा जो है ब्लड पहुँचाएगी, ठीक है। सो इससे क्या होगा, जैसे जैसे ये ब्लड वेसल्स बनेंगी वैसे वैसे ये और ज़्यादा ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ होगी, ठीक है। और ट्यूमर जो है और ज़्यादा बढ़ता रहेगा, और जितना ज़्यादा ट्यूमर सेल्स बढ़ती रहेंगी उनमें और म्यूटेशंस होते रहेंगे, ठीक है। म्यूटेशन हार्मफुल होते हैं, ठीक है, तो और ये म्यूटेट होते रहेंगे। The presence of an adjacent blood vessels also facilitate the process of metastasis, ठीक है। सो मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी को भी ये शो करता है, जैसे ब्लड वेसल्स यहाँ पे जा रही हैं यहाँ तक, ठीक है, तो कोई ब्लड वेसल्स वापस भी ब्लड ला रही होगी, यानी एक जो ले जाती है और एक जो वापस लाती है, यानी आर्टरीज और वेन्स दोनों होंगी। तो जो वेन्स जो वापस लाएगी ब्लड जो ब्लड वापस लेकर आएगी उसमें क्या करेंगे, ये मेटास्टेसिस शो करेंगे, यानी उस ब्लड वेसल्स में खुद जाके और बॉडी पार्ट्स में फैलते रहेंगे, ठीक है। मेटास्टेसिस का मतलब क्या हो गया, मूवमेंट हो गया, यानी जो कैंसर सेल्स मूवमेंट शो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह फैलने, इसीलिए तो मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी शो करता है, यानी पूरी बॉडी में ये फैलते हैं, ठीक है। तो इन ब्लड वेसल से इनका ये भी फ़ायदा हो जाता है पूरी बॉडी में घूमने का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द VEGF रिसेप्टर आर टायरोसिन काइनेज, ठीक है। सो VEGF जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, ये थर्ड वाले के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अब, वस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, जिसे हम VEGF बोलेंगे, ठीक है। अब से हम इसे शॉर्टकट में बोलेंगे। सो VEGF रिसेप्टर क्या होते हैं, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। एक तो GPCR रिसेप्टर होते हैं, एक टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो ये टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है, ठीक है। रेगुलेट सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ ब्लड वेसल्स ग्रोथ सच एज एंडोथीलियल सेल सर्वाइवल ग्रोथ, एंडोथीलियल सेल माइग्रेशन एंड वेसल परमिएबिलिटी। सो VEGF रिसेप्टर क्या करता है, एक तो ये टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है, ठीक है, और ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स की ग्रोथ करता है, ठीक है। जैसे एंडोथीलियल सेल, उससे क्या होगा, ब्लड वेसल ग्रो होंगे तो एंडोथीलियल सेल का सर्वाइवल और ग्रोथ इंक्रीज़ होगा, एंडोथीलियल सेल माइग्रेट करेंगी और वेसल्स की परमिएबिलिटी को भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। VEGF एक्सप्रेशन कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑन्कोजीन्स और बाय हाइपोएक्सिया, ठीक है। 2 कंडीशन से जो है VEGF का जो है एक्सप्रेशन हम इंड्यूस कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। पहला है ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, ऑन्कोजीन्स वो जीन होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है। कैंसर कॉजिंग जीन्स को हम क्या बोलते हैं, कैंसर कॉजिंग जीन्स को हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीन्स, ठीक है। जिन जीन्स की वजह से कैंसर होता है उनको हम ऑन्कोजीन्स बोलते हैं, ठीक है, यानी जिनका ओवर प्रोडक्शन से, यानी अगर ये जीन्स जो ये कैंसर कॉजिंग जीन है अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा एक्सप्रेस होने लग जाए तो वो ऑन्कोजीन बन जाती हैं, ठीक है। ठीक है। एड और दूसरा है हाइपोऑक्सिया कंडीशन। हाइपोऑक्सिया कंडीशन क्या होती है, यानी लो ऑक्सीजन, हाइपो का मतलब होता है लो, ठीक है। सो लो ऑक्सीजन कंडीशन, ठीक है, जबकि लो ऑक्सीजन कंडीशन भी होगी तब भी VEGF जो जीन है उसका एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। और जब ऑन्कोजीन्स में म्यूटेशन होगा, ठीक है, यानी ऑन्कोजीन का जीन्स का ओवर एक्सप्रेशन होगा कैंसर कॉजिंग जीन का, तो उन्हें हम ऑन्कोजीन्स बोलेंगे, उनका एक्सप्रेशन से भी VEGF का एक्सप्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। सो हाइपोऑक्सिया कंडीशन क्या होती है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन होता है 7 mm ऑफ Hg, ठीक है, यानी PO2 जो है हमारा क्या होगा, लेस देन होगा 7 mm Hg के, ठीक है। 7 mm Hg से अगर इससे लेस हो गया तो हमारी जो कंडीशन आ जाएगी वो हाइपोऑक्सिया कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द हाइपोक्सिया सिग्नल इज मेडिएटेड बाय हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर HIF1, ठीक है। हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर जो कि हाइपोक्सिया सिग्नलिंग को मेंटेन करता है, ठीक है। अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट एक्टिवेट इन लो ऑक्सीजन कंडीशन विच बाइंड एंड इंड्यूस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ VEGF एंड अबाउट 30 अदर जीन्स मैनी ऑफ विच कैन अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्यूमर ग्रोथ, ठीक है। सो क्या होता है, जब लो ऑक्सीजन कंडीशन होती है, ठीक है, जब बॉडी में लो ऑक्सीजन कंडीशन होगी, लो O2 होगा,
ठीक है। तो उस टाइम पे कौन एक्टिवेट हो जाता है, HIF1 एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाता है। और ये किसका ट्रांसक्रिप्शन करता है, ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है, ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो ट्रांसक्रिप्शन करता है VEGF जीन का, ठीक है, VEGF जीन का ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और जिससे कि क्या होगा, और भी जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करता है जो कि ट्यूमर ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। सो VEGF फाइनली हमारा क्या करेगा, VEGF हमारा एंजियोजेनेसिस करवाएगा, ठीक है। तो ये एंजियोजेनेसिस डायरेक्टली लिंक कहाँ से है, HIF1 फैक्टर से, ठीक है, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट वाले एग्जाम CSIR नेट वाले एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा गया था, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ना नहीं। नेक्स्ट है HIF1 एक्टिविटीज कंट्रोल्ड बाई एन ऑक्सीजन सेंसर कंपोज्ड ऑफ प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। सो HIF1 को कंट्रोल करने वाला कौन है, जैसे नॉर्मल कंडीशन है, अभी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नॉर्मल है, ठीक है। सो उस टाइम पे ये प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, ये इस HIF1 को इस पे हाइड्रोक्सिलेशन कर देता है और इसका यूबिक्विटिनाइजेशन करके इसको डिग्रेड कर देता है नॉर्मल कंडीशन में। यानी नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी में HIF1 होगा ही नहीं, ठीक है, उसका यूबिक्विटिनाइजेशन हो रहा होगा बार बार विद द हेल्प ऑफ प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। लेकिन जब कैंसर जहाँ पे कैंसर हो रहा होगा, यानी जिन कैंसर सेल्स में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी क्यों होगी कैंसर सेल्स में, अगर मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे अगर हमारी ये नॉर्मल एंडोथीलियल सेल्स हैं, यहाँ पे हमारी सेल्स है जो कि हमारी नॉर्मल सेल्स इतनी ही ग्रो होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन जब कैंसर डेवलप होता है तो वो कुछ इस तरीके से डेवलप होता है, ठीक है, यहाँ पे और भी सेल्स ऐड होती रहती हैं, है ना, इसी टाइप से ट्यूमर डेवलप होता है। अब हाइपोक्सिया कंडीशन कैसे होगी कैंसर सेल में, जब ब्लड वेसल जो ब्लड वेन है हमारी, ठीक है, यहाँ पे हमारी ब्लड वेन है, इसे दूसरे कलर से दिखाती हूँ, जो ब्लड वेन है हमारी, ठीक है, ये यहीं तक ऑक्सीजन पहुँचा रही होगी, ब्लड में ही तो हमारा ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड वो सेल से लेकर ले जाती है, लेकिन यहाँ तो ब्लड पहुँचेगा ही नहीं, है ना, तो यहाँ पे क्या कौन सी कंडीशन हो जाएगी, हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाएगी, यानी यहाँ पे जो CO2 का लेवल होगा वो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाएगी इन ट्यूमर सेल्स में। तो इस हाइपोक्सिया कंडीशन की वजह से जो कौन एक्टिवेट होगा, HIF1 फैक्टर एक्टिवेट होगा, ठीक है। हाइपोक्सिया कंडीशन क्यों हुई पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं थे, तो ये एक्टिवेट होगा, ये VEGF को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, और VEGF क्या करेगा, एंजियोजेनेसिस करेगा, ठीक है, एंजियोजेनेसिस करेगा, और जिससे कि ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एक और बार मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। The hydroxylation of HIF1 causes ubiquitination and degradation of the transcription factor, a process that blocked when O2 is low, ठीक है। सो जब O2 लो होता है तो जो हमारा HIF1 है वो इसका हाइड्रोक्सिलेशन कर लेता है HIF1 का, और इसका यूबिक्विटिनाइजेशन करके इसको डिग्रेड कर देता है, ठीक है। Compound that inhibit angiogenesis have excited and much interested potential that थेरेपिक अगेंस्ट बट देयर सक्सेस इन क्लिनिक एज फार लिमिटेड, ठीक है। जैसे ऐसे कंपाउंड क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर हम कैंसर की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया, क्योंकि अगर ये एक्टिवेट रहेगा तो ये HIF1 को एक्टिवेट नहीं होने देगा, ठीक है, उसको डिग्रेड करेगा, जिससे कि कैंसर जो है वो कॉज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी हम अपने जैसे लैब्स वगैरह में इस पे भी हम स्टडी कर सकते हैं, प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज या इस टाइप के कंपाउंड, ठीक है, जो कैंसर को इनहिबिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक इसमें जो है कुछ खास जो है क्लिनिकल लेवल में सक्सेस नहीं मिली है, ठीक है, तो आगे जो है इस पे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, ठीक है। सो मैं एक और बार आप लोगों को शॉर्ट में बता देती हूँ कि आखिर इस पूरी स्टोरी का सार क्या था, ठीक है। जो हमारा VEGF है, ठीक है, VEGF हमारा किससे एक्टिवेट हो रहा था, इसको इंड्यूस कौन कौन कर रहा था, या तो ऑन्कोजीन कर रहे थे, ऑन्कोजीन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझ लो, जो जीन्स कैंसर कॉज करते हैं उन्हें हम ऑन्कोजीन्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स और ऑन्कोजीन्स की अदर कैटेगरीज को भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होती है हाइपोक्सिया कंडीशन, ठीक है। हाइपोक्सिया कंडीशन को हमने डिटेल में पढ़ा, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, ये हाइपोक्सिया कंडीशन में जब हमारा PO2 यानी पार्शियल ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो लो था, PO2 हमारा लो था, ठीक है,
तो हमारा क्या हो रहा था, जब PO2 लो था तो हमारा HIF1 जो है वो एक्टिवेट हो जा रहा था, ठीक है। HIF1 एक्टिवेट हो रहा था तो ये किसको एक्टिवेट कर रहा था, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है, जो दूसरे जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं। तो ये VEGF जीन जो होगा उसका ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, ठीक है, जिससे कि VEGF जो है प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फिर VEGF जाके अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, सेल के ऊपर जो है VEGF का रिसेप्टर होगा, वहाँ पे ये बाइंड करेगा और फिर जो है एक्टिवेट करेगा एंजियोजेनेसिस जीन्स या अदर जीन्स जो भी जो है ट्यूमर को प्रमोट करेंगे, ठीक है। लेकिन जब PO2 नॉर्मल होगा, जैसे अभी नॉर्मल कंडीशन है हमारी बॉडी में, PO2 क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है, तब क्या होगा, तब इस HIF1 को डिग्रेड करने के लिए कौन आएगा, इसको आएगा प्रोलाइल हाइड्रो ऑक्सीलेज, ठीक है। प्रोलाइल हाइड्रो ऑक्सीलेज क्या करेगा, नॉर्मल कंडीशन में इसको इनिबिट करेगा, HIF1 को इनिबिट करेगा, ठीक है, इसका डिग्रेडेशन करेगा, यूबिक्विटिन डिग्रेडेशन करेगा, ठीक है, डिग्रेडेशन करेगा, जिससे कि ये जो है एक्टिवेट नहीं रहेगा, ये एक्टिवेट नहीं रहेगा, फिर ये एक्टिवेट नहीं है तो VEGF अपने आप जो है इनिबिट रहेगा, VEGF इनिबिट रहेगा तो एंजियोजेनेसिस नहीं होगा और ट्यूमर का फॉर्मेशन जो है प्रमोट नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे आप इस फिगर के थ्रू देख सकते हो, ये है हमारी ब्लड वेसल, ठीक है, ये जो रेड कलर की दिखा रखी है, और ये है ट्यूमर सेल्स, ठीक है। यहाँ पर हमारी ट्यूमर सेल ने क्या करा, VEGF जो है VEGF फैक्टर को रिलीज़ करा, ये अपने रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, VEGF रिसेप्टर पे, और इसने फिर क्या कराया, एंजियोजेनेसिस कराया, और यहाँ पे जो है ब्लड का फॉर्मेशन, जो न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हुआ वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स फॉर्म होंगी और ये यहाँ पे इसको क्या करेंगी, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स, फूड, ऑक्सीजन सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो ये है एंजियोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेटास्टेसिस के बारे में, ठीक है। मेटास्टेसिस क्या होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि मेटास्टेसिस क्या होता है, जब मूवमेंट होता है कैंसरस सेल्स का, ठीक है, यानी एक जगह, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जब वो मूवमेंट करते हैं उसे हम मेटास्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। मेटास्टेसिस में हमने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जब हम पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हमने लॉस ऑफ सेल एडेशन पढ़ा था कि कैंसर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है लॉस ऑफ सेल एडेशन। So normal cells are restricted to their place in the organ or tissue by cell to cell adhesion, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि नॉर्मल सेल्स तो जैसे अडहेर होकर रहती है, फिजिकली अडहेर होकर रहती है, सेल टू सेल अडहेशन होता है उनके बीच में, ठीक है, जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन में वो अडहेर होकर रहती है जो हमने पढ़ी थी, विच अंडरलाइंग द लेयर ऑफ इपिथेलियल सेल्स सराउंडिंग एंडोथेलियल ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। सो लेकिन जो हमारी कैंसरस सेल है वो अडहेर होके नहीं रहती है, ठीक है। कैंसर सेल्स एक्वायर टू एबिलिटी टू पेनिट्रेट द बेसमेंट मेम्ब्रेन यूजिंग अ प्रोट्रूजन कॉल्ड इन्वापोडियम, ठीक है, टू माइग्रेट द डिस्टेंट साइट ऑफ द इन द बॉडी, ठीक है। तो कैंसर सेल्स एक जगह पे तो रहती नहीं है, वो क्या करती है, जिस बेसमेंट में रहती है उसी को पेनिट्रेट करती है, इन्वेड करती है और वहाँ से फिर मूवमेंट करती है दूसरी साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। जैसे इनपोडियम का मतलब क्या हो गया, जैसे ये फिगर में देख सकते हैं, इनपोडियम ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन है, ये कैंसर सेल है, ठीक है, ये हमारा ECM है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, और यहाँ पर जो है ये माइग्रेट कर रही है, कुछ इस तरीके से माइग्रेट कर रही है, यहाँ पे ये इनपोडियम का फॉर्मेशन कर रही है, यानी ये क्या कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है हमारी उसको पेनिट्रेट करके इसको इन्वेजन कर रही है, ठीक है। इन्वेजन का मतलब अटैक करना, ठीक है, तो ECM को अटैक करके ये फिर मूवमेंट कर रही है, ठीक है। A development process known as epithelial to mesenchyme transition, ठीक है, EMT, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, is thought to play a crucial role in the process of metastasis in some cancer, ठीक है। सो मेटास्टेसिस के प्रोसेस में जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इपिथेलियल टू मेसेंकाइम ट्रांजिशन, ठीक है, EMT बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें स्टेटमेंट्स बहुत बार पूछी जा चुकी है। सो इपिथेलियल टू मेसेंकाइम ट्रांजिशन यानी इपिथेलियल सेल से जो है मेसेंकाइमल सेल्स को ट्रांजिशन करना यानी मूवमेंट करना, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो मेटास्टेसिस का कंडीशन, यहाँ पे जैसे ये ब्रेस्ट कैंसर था ये, ठीक है, यहाँ पे ये ग्रीन कलर का कैंसर सेल दिखा रखा है, पहले ये यहीं पर रह रहा था, लेकिन इसने क्या करा, ब्लड वेसल्स के थ्रू इसने मूवमेंट करना शो कर दिया और यहाँ से ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्रेन में घुस गया, ठीक है, ये ब्रेन है हमारा, ठीक है,
ये ब्रेन में घुस गया, यहाँ पर भी इसने कैंसर कॉज किया और यहाँ से ब्लड वेसल्स के थ्रू ये कहाँ चला गया, लंग्स में भी चला गया, ठीक है, जहाँ पे कि इसने लंग्स में भी कैंसर शो कर दिया। तो मेटास्टेसिस से जो है कैंसर सेल्स जो है पूरी बॉडी में मूवमेंट करते हैं और जिससे कि बहुत ज़्यादा जो है कैंसर कॉज होता है और फिर बचने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ये यहाँ पर ये फिगर के थ्रू भी देख सकते हो, ये कैंसरस सेल है और ये इस वेन्स हैं, ठीक है, आर्टरीज, वेन्स, ठीक है, ये सब हैं। During normal development, the conversion of epithelial cell into mesenchymal cell is a step of formation of some organ and tissue, ठीक है। नॉर्मल डेवलपमेंट में जैसे इपीथीलियल से मेसेनकाइम सेल्स बनती हैं, ठीक है, सो उस कुछ टिश्यू ऑर्गन में ऐसा होता रहता है, ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है, इपीथीलियल टू मेसेनकाइम ट्रांजिशन, ठीक है। एन EMT क्या है, इपीथीलियल मेसेनकाइम ट्रांजिशन, ठीक है, अभी हम शॉर्ट फॉर्म में EMT बोल रहे हैं। रिक्वायर डिस्टिंक्ट चेंजेस इन पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड रिजल्ट इन फंडामेंटल चेंज इन सेल मॉर्फोलॉजी सच एज लॉस ऑफ अडेशन, लॉस ऑफ सेल पोलैरिटी, एक्विजिशन ऑफ माइग्रेटरी एंड इन्वेजन प्रॉपर्टी, ठीक है। जो EMT है, इसकी EMT होने की वजह से जैसे कैंसरस सेल्स जो करते हैं, शो करते हैं EMT, उनमें क्या क्या चेंज आते हैं जीन पैटर्निंग में, जैसे वो सेल एडेशन को लॉस कर देते हैं, पोलैरिटी लॉस कर देते हैं सेल से, ठीक है, माइग्रेशन करते हैं, इन्वेजन करते हैं, ठीक है, इन्वेजन करते हैं, माइग्रेट करते हैं, ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी उनमें आ जाती है। इसीलिए जो है हमारी कैंसरस सेल जो है वो इपीथीलियल टू मेसेनकाइम ट्रांजिशन शो करती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग मेटास्टेसिस, यानी मेटास्टेसिस के टाइम पे जो EMT रेगुलेटरी पाथवेज हैं आर थॉट टू बी एक्टिवेटेड एट द इन्वेजिव फ्रंट ऑफ अ ट्यूमर प्रोड्यूसिंग अ सिंगल माइग्रेटरी सेल्स, ठीक है। EMT के दौरान क्या करते हैं, ये जो EMT रेगुलेटरी पाथवे होता है मेटास्टेसिस के टाइम पे वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, जिससे कि ट्यूमर सेल जो है बहुत ज़्यादा इन्वेजिव हो जाते हैं, ठीक है, इन्वेज करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और एक सिंगल माइग्रेटरी सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि माइग्रेट करती रहती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, ठीक है। एट द हार्ट ऑफ EMT 2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है, हार्ट ऑफ द EMT 2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, स्नेल एंड ट्विस्ट, ठीक है, ये 2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इन पे भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इस पर भी ध्यान रखना। These transcription factor promote expression of gene involved in cell migration, trigger down regulation of cell-to-cell adhesion such as E-cadherin and increase in production of protease that digest the basement membrane, ठीक है। सो जब इपीथीलियल से मेसेनकाइम ट्रांजिशन हुआ था उस टाइम पे जो ये 2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर फॉर्म होने के लिए ये 2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एक तो स्नेल है और एक ट्विस्ट है, ठीक है। यही जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है यही ऐसे जीन्स का एक्सप्रेस कराता है जो कि इनको सेल माइग्रेशन में हेल्प करता है कैंसर सेल को, और सेल एडेशन जो है वो डाउन रेगुलेट कर देता है। जैसे हमने पढ़ा था ई-कैड्रिन जो क्या करता है, 2 सेल्स को आपस में जोड़ के रखता है ई-कैड्रिन, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो ये स्नेल और ट्विस्ट एक्टिवेट होते हैं तो ये क्या कर देता है, इसका डाउन रेगुलेशन कर देता है, इस ई-कैड्रिन जीन का डाउन रेगुलेशन कर देता है ताकि जो है सेल टू सेल एडेशन ना हो, ठीक है। साथ ही साथ ये इंक्रीज कर देता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीज के बारे में भी हमने पढ़ा था जो कि इन्वेजन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, इन्वेजिवनेस शो करता है जिससे कैंसरस सेल, यानी ये प्रोटीज एंजाइम रिलीज करेगा जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, तो इससे वो इन्वेज करने में इसको आसानी हो जाती है। जैसे यहाँ पे ये डाइजेस्ट करेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिस बेसमेंट मेम्ब्रेन में कैंसर सेल ग्रो हो रहा था उसी को ये डाइजेस्ट करना शुरू हो जाएगा और यहाँ से फिर मूवमेंट करना शो हो जाएगा एक प्लेस से दूसरी प्लेस, ठीक है, जिससे कि ये पेनिट्रेट करेगा ट्यूमर सेल्स में, ठीक है, बाय द ट्यूमर सेल्स। तो ये पेनिट्रेशन करने में हेल्प करता है प्रोटीज, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में, ठीक है। सो ये 2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को ध्यान रखना, ये 2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ट्यूमर के प्रोग्रेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, जैसे सेल माइग्रेशन हो गया, डाउन रेगुलेशन ऑफ ई-कैड्रिन हो गया, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीज हो गया, ठीक है, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन डाइजेस्ट करके और पेनिट्रेट करेंगी ट्यूमर सेल्स को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल मैनी ट्यूमर सेल्स सिक्रीट अ प्रोटीन प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर, ठीक है, प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर जो है ट्यूमर सेल सिक्रीट करते हैं जो कि कन्वर्ट करती है सीरम प्रोटीन प्लाज्मोजेन टू द एक्टिव प्रोटीज प्लाज्मिन, ठीक है। सो जैसे ट्यूमर सेल्स जो है सिक्रीट करेगी प्रोटीन, ठीक है, प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, ठीक है, प्रोटीन
एक्टिवेट करेगी और उसे वो कन्वर्ट करेगा, जो सीरम प्रोटीन है हमारा उसको प्रोटीएज प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, जिससे कि ये फिर इन्वेजिवनेस की प्रॉपर्टी को शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंटली एक्सप्रेशन ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट ड्राइवन EMT सच एज स्नेल 1 स्नेल 2, ठीक है, ये उसी का पार्ट है, ठीक है। स्नेल 1 स्नेल 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो गए, हैज़ बीन शोन टू कोरिलेट विद द डिजीज रिलैप्स, ठीक है। डिजीज रिलैप्स डिक्रीज पेशेंट सर्वाइवल इन मैनी कैंसर इंक्लूडिंग ब्रेस्ट, कोलोन एंड ओवेरियन कैंसर, ठीक है। सो डिजीज रिलैप्स का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी को कैंसर हुआ, ठीक है, उसको फिर ट्रीटमेंट्स वगैरह दिए और वो ठीक हो गया, ठीक है, पूरी तरीके से ठीक हो गया, लेकिन 1-2 साल बाद वापस से वो डिजीज़ आ गई, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डिजीज़ रिलैप्स हो गई है, ठीक है, वापस से सेम डिजीज़ आ गई है, सेम कैंसर आ गया है, ठीक है। सो इस टाइप की कंडीशन जो डिजीज़ रिलैप्स कंडीशन होती है पेशेंट्स में, खासकर कैंसर वाले पेशेंट्स में देखी जाती हैं। सो वो उनका कारण यही है, ये 2 इंपॉर्टेंट जीन्स हैं, स्नेल 1 स्नेल 2, ठीक है, इसी का पार्ट है ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा, स्नेल एंड ट्विस्ट। यहाँ पे स्नेल की ही टाइप्स हैं, स्नेल 1 एंड स्नेल 2, ठीक है। यही क्या करेंगे, डिजीज़ रिलैप्स कराते हैं ये, जिससे कि जो पेशेंट सर्वाइवल होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ या कोलोन कैंसर हुआ या ओवेरियन कैंसर हुआ, सो इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है ये डिजीज़ रिलैप्स होना, ठीक है। सो ये इसी जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की वजह से होता है, ठीक है। वापस से ठीक होने के बाद वापस से सेम डिजीज़ जो है वो फिर शो होने लग जाती है। In order to produce metastasis, tumor cells must not only enter the bloodstream but adhere to the lining of the blood vessels in a new location and migration through it into the underlying tissue, the process known as extravasation, ठीक है। सो अब होता क्या है, देखो ट्यूमर सेल्स का एम सिर्फ एक से दूसरी जगह मूवमेंट करना नहीं है, ठीक है, जैसे हम मेटास्टेसिस बोलते हैं, ठीक है, मेटास्टेसिस कंडीशन में ट्यूमर, हमें पता है कि ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, ठीक है, ये तो करेगा ही वो, लेकिन साथ में उसको एक और जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो करनी पड़ती है, और वो क्या है कि उसे ब्लड की लाइनिंग में अडहेर होना होता है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में, ठीक है, जिससे कि वो न्यू लोकेशन में माइग्रेट हो सके, ठीक है, ईजिली। और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेसेशन। एक्स्ट्रावेसेशन मतलब क्या होता है कि जैसे उसने ट्यूमर सेल है, ये हमारी जो है वेन है, ब्लड की वेन है, ठीक है, ये जा रही थी और इसने क्या कर दिया, यहाँ पर इस एरिया पे इसने इन्वेस कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक होल, छोटा सा होल क्रिएट हो जाएगा। उस होल की वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड लीकेज हो सकता है, लिम्फ फ्लूइड लीकेज हो सकता है, ठीक है, ब्लड वगैरह लीकेज होगा, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रावेसेशन कंडीशन, ठीक है, जो कि इन कैंसर सेल्स की वजह से होता है। इसमें यहाँ पर डेफिनेशन भी दे रखी है मैंने, द लीकेज ऑफ ब्लड लिम्फ फ्लूइड सच एज एंटी कैंसरस ड्रग, या एंटी कैंसरस ड्रग का भी लीकेज होना फ्रॉम ब्लड वेसल्स और अ ट्यूब टिश्यू। इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ सेल्स आउट ऑफ अ ब्लड वेसल्स इनटू टिश्यू ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो एक्स्ट्रावेसेशन कंडीशन यही होती है जब कैंसरस सेल्स जो है हमारी ब्लड वेसल्स को क्या कर देती है, इन्वेस करके उनमें क्या क्रिएट करने लग जाती है, होल, जिससे कि जो है ब्लड जो है वो लीकेज होने लग जाता है। ब्लड हो, चाहे वो लिम्फ हो या कोई भी फ्लूइड हो, या हम एंटी कैंसरस ड्रग दे रहे हैं, तो उस टाइम पे भी ये एक्स्ट्रावेसेशन शो करते हैं, ठीक है। In order to seed a metastasis at a distant site, tumor cells must not only disseminate but also adapt to a foreign tissue environment, ठीक है। सो मेटास्टेसिस में क्या होता है, देखो एक कैंसर सेल एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाती है, ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में हर ऑर्गन का इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे हम स्टमक का इन्वायरमेंट देख लें तो काफ़ी एसिडिक होता है स्टमक हमारा, फिर उसके बाद हम इंटेस्टाइन में चले जाएं तो वहाँ अल्कलाइन नेचर हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही हमारी बॉडी में हर जगह कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो मेटास्टेसिस कंडीशन में जो कैंसरस सेल को एक और चीज़ से टैकल करना पड़ता है वो है कि इन्वायरमेंट में अडेप्ट करना, ठीक है। वैसे तो वो अडेप्ट हो जाती है लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेती है फॉरेन टिश्यू, फॉरेन इन्वायरमेंट में अडेप्ट होने के लिए, ठीक है। जैसे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन जाएगी तो वहाँ पे उसे ऐसा नहीं कि वो एकदम से फैलना शुरू हो जाएगी, उसे थोड़ा टाइम लगेगा अडेप्ट होने में, क्योंकि जिस ओरिजिन से वो आई है वो इन्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है जो जहाँ पे वो जा रही है, ठीक है। सो उसे अडेप्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद वो वहाँ पर भी क्या होने लग जाती है, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होने लग जाती है और फिर दूसरे और भी बॉडी पार्ट्स में जो है वो माइग्रेट होने लग जाती है, ठीक है।
सो ये था एंजियोजेनेसिस एंड मेटास्टेसिस, जिसे हमने डिटेल में पढ़ा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम अभी क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ, क्वेश्चंस हम सीधे एंड में करेंगे कैंसर सेल के, क्योंकि क्वेश्चंस आपको जो है स्टेटमेंट वाइज दिए जाते हैं, और हर स्टेटमेंट में जो है अलग अलग जगह से जो है क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट मेटास्टेसिस से उठा लिया, एक एंजियोजेनेसिस से उठा लिया, एक किसी और पार्ट से उठा लिया, ठीक है। तो इस टाइप से, तो इसलिए हम क्वेश्चंस जो है जितने भी PYQ हैं CSIR नेट के, वो हम एट द एंड में करेंगे लास्ट। सो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब देवराड़ी पाठशाला।